नमस्कार, मैं हूं निधि कुलपति। एक ऐसे समय में जब देश की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक गिरावट आई है, कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, बेरोजगारी चरम स्तर पर है। ऐसे वक्त में सरकार ने कृषि सुधार बिलों के बाद श्रम सुधार बिलों के नाम पर ऐसे कई विधेयक संसद में ताबड़तोड़ पास करवा दिए हैं, जिन्हें लेकर किसानों से लेकर मजदूरों, कामगारों तक के मन में असुरक्षा बढ़ गई है। इन विधेयकों के खिलाफ जब विपक्ष वॉकआउट कर चुका था और संसद भवन परिसर में उसका धरना प्रदर्शन चल रहा था, तब विपक्ष की खाली सीटों के बीच सरकार ने पिछले 2 दिनों में ही 15 बिल पास करा दिए। इनमें से 8 बिल बुधवार को पास हुए, जिनमें श्रम सुधार से जुड़े 3 विवादित बिल भी शामिल हैं। इन बिलों पर अब राष्ट्रपति के दस्तखत होने की बाकी इंतजार है, जिसके बाद ये कानून बन जाएंगे। पहले ही देश की अर्थव्यवस्था नोटबंदी और जीएसटी के झटकों से उबर नहीं पाई थी। देश का गरीब वर्ग, छोटे और मझोले कामगार अपनी रोजी रोटी को लेकर परेशान थे। ऊपर से लॉकडाउन ने उनकी कमर तोड़ दी है। ऐसे समय में सरकार से उम्मीद थी कि वो लोगों की आशंकाओं और उनके दर्द पर मरहम लगाने का काम करेगी, लेकिन सरकार ने संसद के छोटे से मॉनसून सत्र में एक के बाद एक जो बिल पास कराए, वो मरहम नहीं बल्कि नए घाव बनते दिख रहे हैं। और इसी क्रम में मंगलवार को हमने कृषि बिलों की बात की थी। आज हम श्रम सुधार बिलों की बात करेंगे। राज्यसभा में श्रम सुधार से जुड़े जो 3 बिल पास हुए हैं, वो श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंधों और कामकाज के दौरान सुरक्षा से जुड़े हैं। ये है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल, यानी औद्योगिक संबंध कोड बिल 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020, यानी सामाजिक सुरक्षा कोड बिल 2020, और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड बिल 2020, यानी व्यावसायिक सुरक्षा कोड, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा कोड बिल 2020। तो इससे पहले अगस्त 2019 में सरकार वेज कोड बिल पहले ही पास कर चुकी थी। इस तरह सरकार ने श्रमिकों से जुड़े 29 अलग अलग कानूनों को अब 4 कोड्स में बदल कर रखा है। जिन कानूनों को इन 4 कोड्स में शामिल किया गया है, उनमें पुराने फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, माइनिंग एक्ट, ईपीएफ एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वगैरह शामिल हैं। सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2020 के तहत एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के तहत कामगारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का अधिकार देने का प्रावधान अब 566 जिलों से बढ़ाकर 740 जिलों में लागू कराया जाएगा। ईपीएफओ की कवरेज 20 कामगारों वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगी। अभी तक ये केवल अनुसूची में शामिल प्रतिष्ठानों में लागू थी। 20 से कम कामगारों वाले प्रतिष्ठानों को भी ईपीएफओ में शामिल होने का विकल्प दिया जा रहा है। इसके अलावा मजदूरों के स्वास्थ्य और व्यावसायिक सुरक्षा से जुड़े बिल में कामगारों के लिए साल में एक बार मुफ्त चिकित्सा जांच का भी प्रावधान है। पहली बार कामगारों को नियुक्त पत्र प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया है। लेबर कोड में प्रवासी कामगारों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने का भी प्रस्ताव शामिल है। तो कई चीजें हैं इसमें अच्छी। सरकार की दलील है कि उसने उद्योग जगत की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है, ताकि उद्योग धंधों और श्रमिकों से जुड़े कानून आसान बन जाएं और उन पर अमल करने में दिक्कत ना हो। लेकिन इन कानूनों से जहां सरकार ने एक और मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की पहल की है, वहीं उसने इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल के तहत कई ऐसे नियम भी बना दिए हैं जिनसे कंपनियों को अपने कर्मचारियों, मजदूरों को निकालने में ज्यादा आसानी हो जाएगी और इसके लिए सरकार से मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल 2020 में सरकार ने मजदूरों के कई अधिकारों को सीमित कर दिया है। अब 300 कामगारों तक की औद्योगिक इकाइयों में छटनी और नौकरी से निकालने के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले ये सीमा 100 कामगारों वाली कंपनी तक थी, यानी अब ये बढ़ जाएगी। श्रम कानूनों के कई जानकारों ने इन बदलावों पर विरोध किया। उनकी दलील है कि इसके बाद 300 कामगारों वाली कंपनियों में मजदूरों के हित और असुरक्षा हो जाएगी। अब मनमाने तरीके से वो कंपनी से बाहर किए जा सकते हैं। नए कोड के मुताबिक किसी औद्योगिक इकाई में काम कर रहा कोई भी व्यक्ति 60 दिन का नोटिस दिए बिना हड़ताल पर नहीं जा सकता। इसके अलावा किसी ट्रिब्यूनल या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में चल रहे केस के दौरान और उनकी कार्रवाई खत्म होने के 60 दिन बाद तक हड़ताल पर नहीं जा सकता। इस तरह कानूनी तौर पर हड़ताल पर जाने की अवधि को इतना बढ़ा दिया गया कि वाजिब लोगों को लेकर हड़ताल करना असंभव सा हो जाएगा। अभी कोई भी व्यक्ति
जो किसी जन उपयोग से जुड़ी सेवा में है वो 6 हफ्ते का नोटिस दिए बिना हड़ताल पर नहीं जा सकेगा। अब हर औद्योगिक संस्थान में हड़ताल से जुड़ा पहले से भी सख्त कानून लागू हो जाएगा। इन प्रावधानों का अब संसद से लेकर सड़क तक विरोध हो रहा है। सभी दलों से जुड़े मजदूर संगठन इन बिलों के प्रावधानों के विरोध में हैं। यहां तक कि बीजेपी से जुड़े मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ ने भी अपना विरोध खुलेआम जताया है। भारतीय मजदूर संघ के नेताओं ने अब 2 अक्टूबर को एक वर्चुअल बैठक बुलाई है, जिससे विरोध की रणनीति तय की जाएगी। आइए सुनते पवन कुमार, जोनल सेक्रेटरी, उनका क्या कहना है। मुझे लगता है सरकार ने ये बिल बहुत जल्दबाजी में पारित किए हैं। ओएसएच कोड में हैजार्ड इंडस्ट्री में 10 वर्कर की एक सीमा थ्रेशोल्ड रखा गया है। अगर कोई गेट ग्रिल का काम करता है और उसके बाद 2 मजदूर काम करते हैं, इलेक्ट्रिक रॉड के साथ काम होता है, हलवाई की दुकान पर भट्ठी पर काम करता है, क्या उस मजदूर को, कारीगर को सुरक्षा नहीं चाहिए? उसको पूरी तरह से अनदेखा किया गया है। इसलिए ये कोड यूनिवर्सल नहीं है और भारतीय मजदूर संघ का यहाँ एक बड़ा विरोध सरकार के सामने है। तो श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने राज्यसभा में बहस के दौरान दलील दी कि ऐसा बदलते वक्त और बदलती जरूरतों के आधार पर किया गया है, जिससे श्रमिक कल्याण और उद्योगों के हितों के बीच एक संतुलन बना है। गंगवार ने कहा है कि श्रम का मुद्दा संविधान की समवर्ती सूची में है और इसलिए इस मामले में राज्यों को भी जरूरत के मुताबिक बदलाव करने का अधिकार है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात पहले ही श्रम कानूनों में काफी बदलाव कर चुके हैं। आइए सुनते हैं मंत्री जी। कोड में स्ट्राइक के प्रावधानों का पर भी मैं बताना चाहूंगा, किसी भी श्रमिक को स्ट्राइक पर जाने का अधिकार आईआर कोड में छीना नहीं गया है। स्ट्राइक पर जाने से पहले 14 दिन के नोटिस पीरियड की बाध्यता हर संस्थान पर इसलिए लागू की गई है कि जिससे कि इस अवधि में सौहार्दपूर्ण बातचीत के माध्यम से विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया जा सके। तो जानकार कहते हैं कि अब कंपनी मालिकों को खुली छूट हो जाएगी और श्रम कल्याण बीते दिनों की बात हो जाएगी। मजदूरों, कामगारों के हाथ में जो शक्ति थी वो छिन जाएगी। उनकी नौकरी और वेतन को लेकर जो सुरक्षा अब तक थी वो नहीं रहेगी। ऊपर से देश के 95% कामगार असंगठित क्षेत्र में हैं और ये स्पष्ट नहीं है कि नए श्रम कानून किस तरह से उनका भला कर पाएंगे। अलबत्ता इससे कंपनियों को अपनी मनमर्जी से कामगारों को रखने निकालने की छूट मिल जाएगी। संसद में इन बिलों के पास होने से तमाम विपक्षी दल, सामाजिक कार्यकर्ता, मजदूर संगठन नाराज हैं और इन्हें वापस लिए जाने की मांग भी कर रहे हैं। कम से कम 10 मजदूर यूनियंस ने इन बिलों के विरोध में आज देश भर में धरना प्रदर्शन किए। इसमें एटक, इंटक, हिंद मजदूर सभा, सीटू जैसे बड़ी मजदूर यूनियन शामिल हैं। सवाल यह है कि इन कानूनों को बनाने से पहले सरकार ने क्या सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श किया? जिस हड़बड़ी में ये बिल पास कराए गए और संसद के दोनों सदनों तक में उन पर ठीक से चर्चा नहीं हुई, उसे देखकर नहीं लगता कि सरकार को सभी से विचार विमर्श की कोई खास चिंता है। अगर सरकार ने चीन से हटने की तैयारी कर रही कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित करने के नाम पर ऐसा किया है, तो सवाल ये भी है क्या श्रम कानूनों में ऐसे श्रमिक विरोधी बदलावों से विदेशी कंपनियों के लिए माहौल बन जाएगा? क्या इनके लिए देश का बाकी माहौल और कानून व्यवस्था को सुधारने की जरूरत नहीं है? तुम्हारे साथ बेहद खास मेहमान आपको बता दें आज हैं पवन कुमार, नेता बीएमएस हमारे साथ हैं, प्रमोद स्वामी, नेता बीजेपी हमारे साथ हैं, चंदन कुमार, श्रम अधिकार कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तो पहले मैं अगर प्रमोद स्वामी जी के पास आऊं, बीजेपी के नेता हैं। प्रमोद जी, पहले आप ये बताइए, तमाम सवाल ये उठ रहे हैं, 2 दिन में 15 बिल पास हो गए और हमारे श्रमिकों को लेकर भी ये बिल पास हो गए। जल्दबाजी नहीं लग रही है आपको? चर्चा होनी चाहिए थी, फिर इसको उनको पास करना चाहिए था। नहीं, देखिए, चर्चा तो हो रही है और चर्चा के नाम पर जो विपक्ष ने जो नाटक किया वो भी हम सब ने देखा, किस तरह से संसद में संसद की गरिमा को विनष्ट किया गया। तो ये सब भी हमने देखा। लेकिन अब जो सुधार की जो प्रक्रिया है, अभी देखिए, जो कोरोना काल जो आया है, इस कोरोना काल में पूरा विश्व जो है वो मंदी के दौर से गुजर रहा है। तो ऐसे में हमें एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जो कर्मचारियों और व्यापारियों के बीच में एक संतुलन स्थापित कर सके और उस संतुलन के द्वारा ही हम आने वाले समय में ये जो विश्व में जो आर्थिक मंदी आई है, इससे हम उबर पाएंगे।
अगर ठीक है, आज आप ये संतुलन कंपटीशन की, का ठीक है प्रमोद जी, आप ठीक है, आप संतुलन की बात कर रहे हैं, लेकिन यही संतुलन तो तब होता है ना जब अब आपसी विचार विमर्श हो, राय ले ली जाए। और जो भारतीय मजदूर संगठन संघ है उनकी भी आपत्तियां हैं, जो संघ से जुड़ा हुआ है। मैं उन्हीं के पास पहले आना चाहूंगी। पवन कुमार जी, मैं आपसे अब समझना चाहती हूँ, आप लोगों ने भी अपनी दरखास्त दी थी, कई रिकमेंडेशंस दी थी, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और लेबर है उसमें वो इसमें शामिल नहीं की गई हैं, तमाम जो कहा गया आपकी तरफ से, क्या आपकी आपत्तियां हैं, आप बताइए। प्रारंभ में एक बात तो मैं आपको ये बता दूं, जी सरकार इन बिलों पर लंबे समय से मजदूर संगठनों के साथ चर्चा कर रही थी। जी ये अलग बात है कि मजदूरों की बात न सुन करके वो केवल प्रबंधकों को सुन रहे थे, हमारे साथ केवल औपचारिकता कर रहे थे। हालांकि जिन 10 संगठनों का आपने नाम लिया, इंटरकैटेक सीटू, ये हमारे मित्र बहुत लंबे समय से त्रिपक्षीय वार्ताओं का बहिष्कार कर रहे हैं, किंतु सरकार कंसल्टेशन के नाम पर केवल सुन लेना और अपना मनमाना रवैया अख्तियार करना, ये सरकार ने जो रास्ता लिया, अभी सोशल सिक्योरिटी कोड हो, IR कोड हो या ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड हो, दो ये कोड है, सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ, ये यूनिवर्सल नहीं है। वेज कोड की तरह ये लास्ट वर्कर तक, लास्ट मजदूर तक उसकी सुविधा उपलब्ध नहीं करवाती। ये जो प्रमोद जी कह रहे हैं कि संतुलन बैठा रहे, इनको शायद ये पता नहीं, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं कर रहे, ये ईज ऑफ क्लोजिंग बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, आपने बड़ी बात कही कि ईज ऑफ क्लोजिंग बिजनेस, नॉट डूइंग बिजनेस। 300 लोगों तक छूट देना, इसका मतलब ये होता है निधि जी, 98% उद्योग देश का आज वो मालिकों के रहमो करम पर रहेगा। केवल 2% के आसपास उद्योग, 1.68 इतना प्रतिशत उद्योग ही आज वो IT एक्ट के कानून के दायरे में परमिशन के लिए रहेगा। बाकी सब मालिकों के रहमो करम पर रहेंगे 98% उद्योग। हालांकि ये भी सत्य है कि 16 राज्यों ने इस प्रकार के संशोधन पहले से कर लिए हैं, बचा हुआ काम केंद्र सरकार ने पूरा कर दिया और ये इतनी जल्दीबाजी में किया गया है। स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस आई, उसको भी नहीं सुना। पवन जी, अगर मैं सरकार की तरफ से, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ भाई, सरकार की तरफ से ये कहा गया कि भाई आजादी से पहले के कई बिल थे अटके पड़े, कई 17 साल से जिन पे आप भी कह रहे हैं कि डिस्कशन, चिंतन मनन हो रहा था, इतने लंबे समय से चल रहा था ये डिस्कशन, तो और इसमें सिर्फ ये बीजेपी शासित राज्य ही नहीं है, इसमें 16 राज्य हैं जिन्होंने पहले से ही, इससे पहले ही कई श्रम सुधारों में ढील दे दी है। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, जब पहले ही राज्य ये सब कर चुके हैं तो सरकार कहेगी हम तो जल्दबाजी नहीं कर रहे थे, हम तो इतने समय से 17 साल इतने सालों से कर रहे थे, तो अब इसको हमने तो करा है, बल्कि सुधार कर लाए हैं हम लोग। हाँ, हम सरकार से लगातार एक बात कह रहे थे, जिन 16 राज्यों ने पहले से ये 300 मजदूरों की छूट, ठेका कानून में छूट, फैक्ट्री एक्ट में छूट जो दी है, सरकार को एक न्यूट्रल एजेंसी से सर्वे करके हमको ये बताए कि कितना रोजगार बढ़ा है। अगर इसके माध्यम से सरकार ने अभी तक कोई एक सर्वे करके बताया नहीं, अभी पिछले बजट के समय वो एक रिपोर्ट जरूर पार्लियामेंट में रखी सरकार ने कि राजस्थान में बहुत बड़ा रोजगार बढ़ गया। हमको समझ में नहीं आ रहा, हमने पूछा है राजस्थान में किस क्षेत्र में रोजगार बढ़ गया, तो हमको बता रहे मनरेगा में रोजगार बढ़ गया, हमको बता रहे कृषि में रोजगार बढ़ गया जी। यानी ये जो एक मामला है जिन राज्यों ने किया, उसमें आपने कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी के माध्यम से सर्वे करके देश के सामने रखा क्या कि भाई कितना रोजगार बढ़ेगा, मजदूरों को कितनी सुविधा मिली, मालिक को कितनी सुविधा मिली। यानी आपने कर लिया और आपने बता दिया हमने सब अच्छा कर लिया, उन राज्यों ने अच्छा किया इसलिए हम भी अच्छा कर रहे हैं। आप ये जो कर रहे हैं ये अल्टीमेटली मजदूरों की दृष्टि से बहुत ही एक गलत संदेश जाएगा सरकार की ओर से। इस प्रकार का संदेश जाना नहीं चाहिए। सरकार कर क्या, वेज कोड में एक अच्छा काम किया सरकार ने, आखिरी मजदूर तक वेतन देंगे, किंतु ये आते आते सोशल सिक्योरिटी में सरकार मुकर गई। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, मैंने सवेरे भी एक बात कही थी आपके प्रतिनिधि के साथ जी। 46 जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हुई आज से 5 साल पहले मोदी जी के नेतृत्व में, उस कॉन्फ्रेंस में हमने एक प्रस्ताव पास किया था सर्वसम्मति से। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस आप जानती है त्रिपक्षीय होती है, मालिक, मजदूर, सरकार सबके प्रतिनिधि रहते हैं। ESIC कानून एक मजदूर पर भी लागू होगा
ये सर्वसम्मत पास हुआ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का, जिसको लेबर पार्लियामेंट कहते हैं, उसका कानून है, उसका प्रस्ताव है। वो प्रस्ताव अभी अपने इम्प्लीमेंटेशन की प्रतीक्षा में 5 साल हो गए। कितने साल बाद इम्प्लीमेंट होगा मुझे नहीं पता। एक बात आपने जो कही 70 साल के भारतीय मजदूर संघ ने कॉडिफिकेशन का विरोध नहीं किया। भारतीय मजदूर संघ ने लेबर राइट स्नैच करने का विरोध किया। मजदूरों के अधिकारों पर हमला मत करिए, कानून का सरलीकरण करिए। हम लगातार कह रहे हैं सरकार से, रिफॉर्म मत करिए, लेबर लॉ को रिव्यू करिए। सरकार उद्योगपतियों के दबाव में हो, विदेश के दबाव में हो, किसके दबाव में मुझे नहीं पता, सरकार श्रम कानूनों को एक प्रकार से समाप्त करने पर आमादा है। मेरी आपत्ति है। पवन जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया। हम अब चंदन कुमार, मैं आपके पास आना चाहूंगी। चंदन जी, आप ये बताइए, अभी जो ये सामने आ रहा है कि भाई अगर किसी भी उद्योग में 300 लोग हैं, उनको छटनी हायर एंड फायर की आराम से कर पाएंगे, मालिकों के तरफ ज्यादा झुकाव है, उद्योगपतियों की तरफ ज्यादा झुकाव है, क्या यही सबसे बड़ी चिंता है आप लोगों की? नहीं, मेरी चिंता वो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी चिंता कुछ और है और मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पवन जी बोल रहे थे, मैं काफी सालों से मैं उनको जानता हूं, साथी हैं हमारे। पवन जी ने जैसा बताया आपको कि बीजेपी की जो वैचारिक संस्था है आरएसएस, हम एक साथी हैं और उनके प्रतिनिधि ने जैसा कहा, आपने सुना कि उन्होंने देश के साथ क्या किया है, क्या करने वाले हैं, तो मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं। आपको 2 चीजें समझनी पड़ेगी कि जिस प्रकार से आज और कल हमने देखा राज्यसभा में और कल लोकसभा में, जिस प्रकार से सरकार ने इतना धैर्य खोते हुए इन बिलों को पास किया, क्या आपको कोई शक नहीं हो रहा है क्या कि इस बात की इतनी बेसब्री, इतनी जल्दी क्यों है? क्या कारण है कि सरकार इतनी बेसब्र दिख रही है? उसका अंदेजा आप लगा सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि जिन प्रोविजंस को अंग्रेज की सरकारों ने ठुकराया था, रॉयल कमीशन फॉर लेबर का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। 1929 में उन्होंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर करना गलत है इंडस्ट्री के लिए, और उन प्रोविजंस को आप इस कानून में लेकर के आ रहे हैं। तो जिन प्रोविजंस को अंग्रेज की सरकारों ने ठुकराया, उसको यह सरकार वापस लेके आ रही है। तो यह बहुत ही खतरनाक है और बेहद बेहद खतरनाक है। तीसरी बात, मैं माननीय प्रधानमंत्री का ये हमेशा से स्वागत करता हूं जब वो कहते हैं कि देश के गरीबों की बात करते हैं, देश के बिल्कुल कमजोर वर्ग की बात कहते हैं। ये बात सही है कि पिछले 50 से 60 सालों में, बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं कहना चाहता हूं निधि जी, कि पिछले 50 से 60 सालों में हमारे पास जो भी कानून रहे, उन कानूनों में असंगठित क्षेत्र, मैं कहना चाहता हूं जो ब्रिकलिन वर्कर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, जो घर में घरेलू महिला कामगार करती है, डोमेस्टिक वर्कर्स काम करते हैं, जो समाज के हाशिए पे जो मजदूर खड़े हैं, उनको इन श्रम कानूनों में लाने की कवायद थी। ये हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे श्रम मंत्री ने भी कहा। लेकिन इन कानूनों को अगर आप देखेंगे, जो कानून पास हुए हैं पूरे तरीके से, ये इनकी संख्या बहुत बड़ी है निधि जी। 93% लोग जो हैं हमारे पूरे वर्किंग पॉपुलेशन के, जो हिंदुस्तान के कामगार हैं, 93% जो हैं वो असंगठित क्षेत्र, इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। और ये 93% को इन लेबर रिफॉर्म में, इन कोड्स में बिल्कुल छोड़ दिया गया। एक उदाहरण देकर समझाता हूं आपको। हमने कोविड में देखा कि किस प्रकार से प्रवासी मजदूरों की क्या हालत हुई। वो सड़क पे मर रहे थे, उनके पास, सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं था। पार्लियामेंट में सरकार ने कहा हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। ये आंकड़ा क्यों नहीं है? ये आंकड़ा इसलिए नहीं है सरकार के पास में कि जो अभी हमारे सामने जो श्रम कानून है, उन श्रम कानूनों में इन मजदूरों की कोई जगह ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं बोलता हूं कि सोशल सिक्योरिटी कानून है ईएसआईसी एक्ट, और या फिर ईपीएफओ एक्ट। ईएसआईसी एक्ट में कहा गया है कि 10 या उससे ऊपर मजदूर जो हैं वो ईएसआईसी के अंदर आ सकते हैं। ईपीएफओ में कहा गया है, प्रोविडेंट फंड में कहा गया है 20 या उससे ऊपर मजदूर आ सकते हैं। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमेंस एक्ट में कहा गया है कि 5 या उससे ऊपर मजदूर आ सकते हैं। अब आप देखिए कि इस कानून में, इन सुधारों में, इन श्रम सुधारों में भी इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमेंस एक्ट में ये जो सीमाएं थी 5 मजदूर की, उसको बढ़ा के 10 कर दिया गया। इसका मतलब है कि जो थोड़े बहुत प्रवासी मजदूर आने वाले थे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड में, वो तो और भी नहीं आ पाएंगे। सिमिलर चीज सोशल सिक्योरिटी बिल में भी जो थ्रेशोल्ड रखा गया है, जो सीमाएं तय की गई हैं, तो तकनीकी रूप से मैं कहना चाहता हूं कि देश का 93% मजदूर वर्ग को इन्होंने बाहर धकेल दिया गया। उनकी आस थी पिछले 50-60 सालों से कि
हाँ एक नई सरकार आई है, नई उम्मीद जगी है, पिछले 50 सालों में हमारी कोई जगह नहीं बन पाई इन कानूनों में, अब हमारी जगह बनेगी, ये उम्मीद जगी थी। लेकिन आज उन उम्मीदों को, आज उन सपनों को धराशायी कर दिया गया। बिल्कुल। अब सरकार ने कुछ कहा भी है इसमें, आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं कि कामगारों के स्वास्थ्य सुरक्षा के अधिकार की जो प्रावधान है 556 जिलों से बढ़ाकर 740 जिले कर दिए गए हैं। ईपीएफओ में भी कवरेज में आ जाएंगे 20 कामगारों वाले प्रतिष्ठानों को। लेकिन मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहती हूँ चंदन जी, क्या जो हड़ताल है, हड़ताल पर जो ये लगाम लगेगी, क्या इससे आप लोग ज्यादा आहत हैं? क्योंकि जो ट्रेड यूनियंस का रोल है उस पर लगाम लग जाएगी, लगाम लगती हुई दिख रही है। ये बिल्कुल बात सही कह रही हैं आप कि जो संगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, जैसे हमारे पवन जी ने कहा, बहुत अच्छे तरीके से कहा कि जहां पे 100 से जो 300 वर्कर्स की सीमाएं बढ़ाई गई हैं, इसका मतलब यह है कि पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 99% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो पूरा है वो बाहर चला गया, पूरी इंडस्ट्री बाहर चली गई। तो ऑफ कोर्स हड़ताल नहीं कर पाएंगे आप, वो सब कर पाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस देश का जो मुख्य श्रमिक वर्ग है, जो मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार का आंकड़ा है, 93% जो वर्कर है इस देश का वो इनफॉर्मल वर्कर्स है, और उनका हमारे सकल घरेलू उत्पाद में करीब करीब 60% का योगदान है। वो मजदूर तो ऑलरेडी हड़ताल पे है, पिछले 8 महीनों से उनके पास कोई नौकरी नहीं है, उनके पास कोई मजदूरी नहीं है। जो मजदूर वापस गए हैं वो वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये तो सही बात है कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स की हालत बहुत खराब होगी, जैसे पवन जी ने कहा कि वो स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे, वो हड़ताल नहीं कर पाएंगे, उनका कोई बेसिक राइट्स नहीं रहेगा, ये तो सही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक जो ये कवायद थी माननीय प्रधानमंत्री की कि एक बहुत बड़ी संख्या में जो कांग्रेस की सरकार ने छोड़ दिया जिन मजदूर वर्गों को, उनको हम वापस लेकर के आएंगे, लेकिन इस सरकार ने तो बिल्कुल उनको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल, जो आप असंगठित क्षेत्र, जी आप इनके योगदान की बात कर रहे हैं, जो पूरे, अब सरकार कहती है हमारे पास तो डेटा ही नहीं है कि लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की कितनी नौकरियां चली गई। विनोद जी, अगर मैं आपसे एक टिप्पणी, आपने हमारे 3 वरिष्ठ सदस्यों को सुना, मेहमानों को, जो ये चिंताएं हैं हमारे श्रमिकों को लेकर, क्या सरकार जल्दबाजी में, ये क्या विपक्ष का ही आरोप इसे माना जाए? इनके ट्रेड यूनियंस को हड़ताल जो होता है, सरकार का ये कहना है भाई हड़ताल होती है तो इससे औद्योगिक हमारा प्रोडक्शन पर असर पड़ता है, विदेशों से कंपेयर किया जाता है, चीन से कंपेयर किया जाता है कि भाई वहां पे तो हड़ताल होती नहीं है, देखिए वहां पे इतना अच्छा प्रोडक्शन होता है। लेकिन हम एक लोकतंत्र हैं और चीन हम जानते हैं कैसा। तो उस लिहाज से जो ये आपत्तियां हैं, क्यों सरकार ने ये मोल ली होंगी फिर? देखिए, चीन से तो भारत की तुलना नहीं की जानी चाहिए। चीन एक पार्टी ऑटोक्रेसी है, वहां पर सिंगल पार्टी सिस्टम है, और भारत एक बहुदलीय लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है। भारत की तुलना अगर आप करेंगे तो यूरोप से करिए, आप जर्मनी से करिए, आप फ्रांस से करिए, इंग्लैंड से करिए, इन देशों से करिए, क्योंकि हमारी राजनीतिक पद्धति वही है। अब जही बात विपक्ष के आरोप की, तो विपक्ष के आरोप तो छोड़ दीजिए, पवन जी बैठे हुए हैं, बीएमएस के नेता हैं, और बीएमएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसका मात्र संगठन है, उसका अनुषांगिक संगठन है, भाजपा भी उसका अनुषांगिक संगठन है। मैं तो पवन जी की प्रशंसा करूंगा कि पवन जी कम से कम दत्तोपंत ठेंगड़ी जी जो संस्थापक थे और उनकी उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और तमाम तरह के श्रम सुधारों की बात चल रही थी, इस तरह के कानूनों को लेकर के काफी तोड़ा मरोड़ा जा रहा था, तब भी ठेंगड़ी जी ने जो है उसके खिलाफ सड़क पर आकर के आंदोलन किया था। और आज पवन जी अगर उस मुद्दे को उठा रहे हैं या बीएमएस उठा रहा है तो निश्चित रूप से साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए, एटक, सीटू और इंटक अगर उठाएं तो समझ में आता है वो तो विपक्षी दलों के श्रमिक संगठन है, लेकिन सत्ताधारी दल का एक जो आप कहेंगे कि सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन आप कहेंगे, वो अगर इसके खिलाफ खड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं सरकार को, और ये स्वामी जी है बीजेपी के प्रवक्ता, मुझे लगता है सरकार को इसमें सोचना चाहिए था। क्योंकि देखिए, ये करोड़ों मजदूरों के भविष्य का सवाल है। जैसे किसानों वाला जो कृषि सुधार के जो कानून थे वो करोड़ों किसानों से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही ये करोड़ों मजदूरों के भविष्य का सवाल है। अभी पवन जी ने और चंदन जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से, बड़ी तफसील से पूरे मुद्दे को रखा है। ठीक है विनोद जी, मैं पवन जी को एक बार, बिल्कुल पवन जी, मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी। बीएमएस की आपत्ति ये भी थी कि किस तरह से कंपनी मालिक और अफसरों, ब्यूरोक्रेट्स को आईआर इस पे लाया जा रहा है। मैं ये समझना चाहती हूँ ये क्या मसला है? बहुत सारे सुधार भविष्य में बिना पार्लियामेंट में जाए ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में एक नोटिफिकेशन के माध्यम से भी ब्यूरोक्रेसी कर पाएगी। यह अपने आप में एक समझ। एक दूसरी बड़ी बात मैं आपके ध्यान में लाता हूँ, विनोद जी को ध्यान में होगी, ये जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन का जो कोड है,
इसको सरकार फाइनेंस बिल करके लाई है 177/1 में। लेबर कोड से संबंधित बिल को फाइनेंस बिल बनाकर लाना, ये जरा समझ से थोड़ा परे है। क्यों लाई? एक विनोद जी जिस कृषि सुधारों की बात कर रहे थे, बहुत विनम्रता से क्षमा के साथ एक निवेदन करना चाहता हूं। इसमें ये जो 7500 मंडियों का 75 लाख से ज्यादा मंडी का मजदूर है, जो लोडिंग अनलोडिंग करता है, जो ढुलाई करता है, जो सफाई करता है, जो बोरा भरने का काम करता है जी। इस प्रकार के जो 70-75 लाख मजदूर हैं, इस एपीएमसी कानून के छूट देने से उस मजदूर का क्या होगा? ना कोई विपक्ष पूछता है, ना कोई सत्ता पक्ष पूछता है, और दुर्भाग्य से मीडिया में भी इस पर सवाल नहीं है कि आखिर ये मंडी का मजदूर जाएगा कहाँ? उधर मंडी का मजदूर उधर मरेगा, इधर इस कानून में। और एक और बड़ी बात पूछता हूं मैं, सरकार बार बार बोल रही थी 44 कानूनों को मर्ज करेंगे, आज बता रहे 29 कानून को मर्ज किया है जी। तो ये 15 कानून कहाँ है? कौन से 15 कानून है? या ये पहले ही समाप्त कर दिए गए? इनमें से कुछ बचा है या कुछ है कि नहीं? सरकार कम से कम पार्लियामेंट में ये स्पष्ट करती कि बाकी के 15 कानूनों का हुआ क्या 44 में से जी। स्वामी जी से पूछ लेते हैं। स्वामी जी, सरकार के पास कई डेटा नहीं है, सरकार कई चीज कहती है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, भले ही 16 राज्य जो हैं उसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कई इन्होंने चेंजेस किए। अब उत्तर प्रदेश ने तो 3 साल में 38 में से 35 लेबर लॉज को एक तरह से सस्पेंड कर दिया है। अब ये इसलिए किया गया, राज्य सरकारें ये कह रही हैं कि इससे निवेश आएगा, उद्योग बढ़ेगा, तो कुछ सरकार के पास इस बात का डेटा है कि जब से आपने इनमें ढील दी कितना निवेश आ गया? आपने भले ही चीन की कंपनियों को बाहर करना हो, जापान और कहीं और से कंपनियां लाना हो, लेकिन कितना निवेश बढ़ा, ये इसके बारे में कोई डेटा है क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवन जी बैठे हुए हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन एक दो बातें। पवन जी एक मिनट, स्वामी जी को बोलने दीजिए। पवन जी एक मिनट जी। जी हाँ, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ और बड़े आदर के साथ मैं कुछ बातें उनके सामने रखने की दृष्टता करना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि मंडियां खत्म हो रही है। यहाँ इस जो कृषक सुधार के जो बिल लेके आए हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वहां कहीं नहीं कहा गया कि मंडियां खत्म हो रही है। मंडियों में भी काम होगा। अभी श्रम सुधारों की बात हो रही है सर, और मैंने डेटा पूछा है, प्लीज वो बता दीजिए, समय ज्यादा नहीं है। उन्होंने जब जिक्र किया तो मुझे बोलना पड़ेगा जी, मुझे उसका उत्तर देना पड़ेगा। मैं सारे बातों का उत्तर दे रहा हूँ, मुझे आप कुछ समय दीजिए। स्वामी जी ज्यादा नहीं। अब किसान के पास अगर एक विकल्प है और वो अपने उस विकल्प के आधार पर अगर मंडी में अपना माल नहीं बेचना चाहता है, तो क्या उसको ये विकल्प नहीं मिलना चाहिए? एक समय कपिल सिब्बल साहब ने कहा था कि मंडी में जो किसान जब अपनी फसल बेचने जाता है तो उस दरमियान 8 मिडिलमैन होते हैं और किसान को मात्र 15 या 17% जो है अपनी फसल का मिलता है। तो क्या ये सुविधा किसान को नहीं मिलनी चाहिए? क्या हम श्रमिकों की बात हो रही है आज, श्रमिकों की बात हो रही है आज, श्रमिकों की बात हो रही है। जब ये सवाल उठा है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो अब मैं आता हूँ श्रम कानून के ऊपर में, मैं आ रहा हूँ आपकी उस बात में मैं आ रहा हूँ। केंद्रीय श्रम कानूनों की संख्या जो काफी अधिक थी और 70 सालों से उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं किए गए, तो आज हमारी सरकार ने उसमें अमेंडमेंट कुछ किए हैं और 29 कानून को अब 4 कोड में बदला गया है। और अब भारत का जो 50 करोड़ जो मजदूर है, जो संगठित और असंगठित क्षेत्रों में जो काम करता है, उसकी वेतन, सुरक्षा, सामाजिक, स्वास्थ्य और इनकी सारी जो है इसमें हमारी सरकार है, इसमें ये जो बिल लेके आई है, इसमें उन सारी बातों का उसमें जिक्र है। उसके अलावा ये न्यू लेबर कोड फॉर न्यू इंडिया है और इसमें आपके जो हर मजदूर को साल में एक बार मुफ्त चेकअप की सुविधा होगी, मजदूर की नौकरी छूटने पर उसे 3 महीने की आधी तनख्वाह मिलेगी, नौकरी छूटने पर स्वामी जी जो असुरक्षा का भाव एक मजदूर के जहन में होगा, स्वामी जी प्रवासी मजदूरों को जहाँ काम करेगा वहाँ राशन मिलेगा, मजदूरों को ट्रिब्यूनल से जल्दी न्याय मिलने की सुविधा होगी, ट्रिब्यूनल में मजदूरों के केस का न्याय जो फैसला 1 साल में होगा, ट्रिब्यूनल में 2 सदस्य होंगे, इससे प्रक्रिया में तेजी आएगी। स्वामी जी फिर क्यों? स्वामी जी फिर क्यों? स्वामी जी फिर ये क्यों ऐसा आभास हो रहा है? स्वामी जी
भी काउंसिल बनाई जाएगी। स्वामी तो जी, ऐसा नहीं है कि हम स्वामी जी फिर क्यों पवन कुमार या पवन जी या चंदन जी क्यों कह रहे हैं कि हमारे जो श्रमिक हैं उनमें असुरक्षा की भावना बढ़ जाएगी? एक संतुलन की आवश्यकता है, जो व्यवसाय और श्रमिकों के बीच एक संतुलन हो, तब ना देश तरक्की करेगा। नहीं तो देश में तरक्की कैसे होगी? जब यहाँ इंडस्ट्री नहीं आएंगी तो रोजगार के अवसर कैसे उत्पन्न होंगे? अगर रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं होंगे तो हमारे जो बेरोजगार युवक हैं उनको काम कैसे मिलेगा? तो ये सारी बातों पे भी तो हमें चिंतन करना पड़ेगा आपने ना। उस डेटा का तो जवाब ही नहीं दिया सर कि जब 16 राज्यों में जो बदलाव हुआ है उसमें कितना निवेश आपने देखा जो बड़ा होगा इन कुछ महीनों में? ये अभी कुछ दिन पहले ही जो एमएसपी सेक्टर में 49 मिलियन जॉब जो है पर एनम जो है 4 साल में दिए गए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की सर्वे रिपोर्ट में इस बात सरकार का तो डेटा 49 मिलियन मतलब 5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। विश्व में जो आर्थिक मंदी आई है, कोरोना की वजह से व्यापार चौपट हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हमें आर्थिक मजबूती की तरफ बढ़ने के लिए हमें कुछ रिफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है? ना हम वही 70 साल पुराने कानूनों को लेकर ही चलते रहे? ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। आप देश का भी चाहते हैं ना, कोई विकास नहीं होने वाला है। वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है। हमारे चलिए आप सब शामिल हुए। हमारी कोशिश यही थी जो परिस्थिति उसको समझने की, लेकिन क्या हमारे श्रमिकों में असुरक्षा का भाव अपने रोजगार को लेकर बना रहेगा? क्या डर रहेगा कि हर समय की नौकरी चली जाएगी? और ये जो सब असुरक्षा का भाव है, क्योंकि अपने परिवार को पालना होता है, किस तरह से इस पे सरकार सांत्वना दे सकती है, ये समझने की कोशिश रहेगी। बहरहाल एक ब्रेक हम लोग ले रहे हैं और एक और महत्वपूर्ण बिल आज पास हुआ है FCRA का, उसको भी कुछ समझने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो मोदी सरकार ने ताबड़तोड़ जो बिल पास कराए, उनमें एक बिल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 है, जिसे विदेशी अंशदान नियमन विधेयक भी है। इस विधेयक को लेकर तमाम गैर सरकारी संगठनों यानी NGOs ने अपना विरोध जताया है। इन संगठनों का कहना है कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद ईमानदारी से काम करने वाले NGOs खत्म हो जाएंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मैथ्यू चेरियन, पूर्व CEO हेल्पेज इंडिया, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। इस बिल को आप किस तरह से देख रहे हैं? फॉरेन फ्लो ऑफ मनी जो आता है उस पर भी लगाम लगेगी, क्या चिंताजनक है स्थिति? है ये बिल NGOs के लिए एक नया इमरजेंसी है और इसमें एक मुख्य क्लॉज है जो बाहर जो भी NGOs है सबको पैसा दिल्ली में एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डालना पड़ेगा और उसके साथ अगर उड़ीसा में साइक्लोन में काम करना है उधर का NGOs जिसके पास FCRA है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसमें अभी कोविड का जो बाधा पड़ी है उस समय भी हमने काफी देश भर काम कर पाया क्योंकि बाकी NGOs को ट्रांसफर करके जो भी ग्रामीण स्तर पे है उसको काम भी करते थे और इसको गवर्नमेंट भी तारीफ किया, लेकिन अभी ये नया रूल में ये नहीं हो सकता। सर थोड़ा समझाइए किस तरह से अगर SBI में एक अकाउंट है वहां पर विदेश से पैसा आ सकता है, तो अगर कहीं दूसरे राज्य में अगर है तो वहां नहीं भेज सकते आप पैसा, ये कहना है आपका? दूसरे NGOs को नहीं दे सकते जिसके पास FCRA है। मान लीजिए कि एक NGO है उड़ीसा में जो साइक्लोन बाधा एरिया में काम कर रहे हैं उनको नहीं दे सकते हैं, तो खुद जाके करना पड़ेगा उधर। और उसके साथ साथ भी एक और क्लॉज है कि 20% होना चाहिए आपका एडमिन कॉस्ट। ये 20% पता नहीं कहाँ से इन लोगों को ये मैजिक फिगर मिला है क्योंकि हर संस्था का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट अलग अलग हो सकता है। जो लोग ट्रेनिंग का काम करते हैं उनका अलग कॉस्ट होता है, जो लोग फील्ड पे काम करते हैं उनका कॉस्ट अलग होता है। इसलिए ये 20% कहाँ से ये लोगों को एक सीलिंग किया है। सर क्योंकि मैं आपसे ये समझ जाऊंगी मिस्टर चेरियन, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो बड़े पदाधिकारी हैं वो
बाहर से जो पैसा आता है वो अपनी तनख्वाह के तौर पर ले लेते हैं और जो असली काम है उस पर पैसा नहीं डालते ज्यादा। नहीं, वो तनख्वाह लेने से भी केवल ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट केवल सीईओ का तनख्वाह नहीं होता है कि काफी लोग जो अकाउंट्स का काम करते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, उनका सबका कॉस्ट मिलके 20% होता है। और ऐसा है कि एनजीओ का जो सैलरीज है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है और काफी जगह सैलरीज कॉर्पोरेट सेक्टर से मतलब 100 गुना कम है ये एनजीओ में जो काम करते हैं। इसलिए ये 20% एनजीओ के लिए करना तो ठीक नहीं है और ये भी बिना सोच के किया है, क्योंकि एफसीआरए का लोग जो है ज्यादातर पुलिस की वर्क से होते हैं या आईबी से जाते हैं, उनका अकाउंटिंग नॉलेज तो बिल्कुल नहीं है और जब एग्जामिन करते हैं उन लोगों को समझ में नहीं आता कि ये कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, ये वो एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है। इसलिए तो इसमें सर आपको लगता है कि इससे काम हमारे जो एनजीओज हैं, क्योंकि अभी मैं एक आंकड़ा देख रही थी, करीब 22,400 एनजीओज हैं हमारे देश में और 58,000 करोड़ से ज्यादा की विदेश कोष इनको मिलता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो ये बिल आएगा इससे एक तरह से लगाम लगेगी एनजीओज के काम करने में, उनको नुकसान ज्यादा हो सकता है? इसमें एनजीओ को नुकसान पड़ेगी और लोग कम बाहर से जो भी विदेशी पूंजी अभी भी बहुत कम है वो और भी कम होते जाएगा और ज्यादातर लोगों को ये फंड रेस करना मुश्किल ही हो जाए। अभी कोविड के साथ आप भी जानते हैं कि काफी सारे पैसा जो सीएसआर का पैसा सब पीएम केयर्स फंड में चले गए और एनजीओ की तरफ जो भी आ रहा था वो भी बंद हो गया। अभी एफसीआरए रोड को भी बंद कर रहे हैं। इसमें क्या है, इनका ऑर्गेनाइज्ड हैबिट है कि एनजीओ को जो भी फंड्स आ रहा है उसको बंद करो और उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस पैदा करो। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए और एनजीओ के लिए इमरजेंसी है, क्योंकि एनजीओ जो काम करते हैं सरकार तो नहीं कर पाते हैं। काफी जगह पे कोविड में भी जहां जहां एनजीओ काम किया है गवर्नमेंट का कोई मतलब इंटरवेंशन नहीं होता उस जगह। सब सरकार का लगातार शक देखा गया, कितने मामलों में सरकार को लगा कि जो एनजीओज हैं उसकी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको हवा दे रहे हैं। उस लिहाज से आपको लगता है ये कदम लिए उठाए गए हैं? अगर कोई देश में कोई डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कुछ करते हैं या कोई माइनॉरिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं, एनजीओस को उसके खिलाफ लड़ेंगे तो जरूर। इसलिए वो लड़ना हमारा हक है, क्योंकि हम लोग ग्रामीण स्तर पे काम करते हैं। इसलिए जो भी अत्याचार होता है, जो भी एक्सप्लॉइटेशन होता है दलितों के लिए, दूसरी पिछड़े हुए वर्ग के लिए, एनजीओ उसके लिए काम करेंगे। वो बिना काम नहीं करेंगे तो फिर कौन काम करेगा इसके साथ। इसलिए तो हमारा जो भूमिका है ये बहुत ही मुख्य भूमिका है। अगर सब कुछ सरकार कर सकते हैं तो करने दो ना। इसलिए तो सरकार के पास काफी जगह तो पहुंची नहीं है और हमेशा कोविड के समय में भी काफी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, मंत्रियों ने भी बोला एनजीओ का काम बहुत अच्छा है और अभी उसके बाद अभी ये उसके बीच में ये लाया गया है। मैथ्यू चेरियन, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए, कुछ समझाने के लिए हमें कि एफसीआरए कानून आए तो चिंताएं क्या क्या हैं एनजीओ समाज की। एक छोटा सा ब्रेक, एनडीटीवी इंडिया पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।